नमस्कार, मैं हूं हरीश कुमार प्रधान और मैं लाया हूं आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12वीं के ये वर्ष 2021 में आए हुए प्रश्नों के उत्तर है। तो आप इसे जरूर देखें क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और इससे आप देख के समझ सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। हम देख रहे हैं सेट 1 का सोल्यूशन, भूगोल यानी ज्योग्राफी का सेट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। और बाकी जितने भी सोल्यूशंस हैं आपके डाल दिए गए हैं। 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मृत्तिका भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मृत्तिका मतलब होता है आपका मृदा। तो मृदा मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जहाँ पे मृदा आपको दिखाई दे रही है उसको हम टिक कर देंगे। तो यानी कि से ऑप्शन सही हो जाएगा। मिट्टी के प्रकार का हम अध्ययन करते हैं भूगोल के अंदर, मिट्टी के प्रकार का। सेकंड क्वेश्चन है, मुख्यतः शेल कितने प्रकार की होती हैं? तो शेल कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की शेल होती हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आंसर सारे के सारे नीचे लिखे गए हैं, अगर आपको तो कोई दिक्कत होगी तो इसको देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लघु ज्वर में सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा कितने अंश का कोण बनाते हैं? तो लघु ज्वर मतलब छोटा ज्वर हो जब होता है आपका, जिसको टाइड बोलते हैं हम, समुद्र में आता है, तो वो कितने एंगल का जो बनाते हैं? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा ये जो कोण बनाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइड होता है। तो इसका कोई वो नहीं है, केवल एंगल पे डिपेंड करते हैं ये। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री में ये तीनों आ जाते हैं तो उसके बाद में ज्वर जो है आपका लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ, रक्षा कवच के रूप में कार्य क्या करती है? तो रक्षा कवच के रूप में आपको जो है ओजोन परत कार्य करती है। आपको ही पता है ओजोन डिप्लीशन अभी हो रहा है और जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का। इसके बाद में 5वां जो क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पे खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन भी स है, जो कि 80% अभी तक है और आने वाले समय में ये कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम एग्रीकल्चर में देख रहे हैं इंटरेस्टेड कम हो रहे हैं लोग और जो है आपके बिल्डिंग्स ज़्यादा बन रही हैं, तो इस वजह से ये दिक्कत आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन है, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा खालिस्तान कहलाती है। तो इसको निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया खालिस्तान पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। तो ये आपका कोराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, नवीन जालोड मृदा को खालिस्तान कहते हैं तो इसको खादर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को खालिस्तान कहते हैं तो धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा धान यहीं बोई जाती है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का नंबर किसके बाद है? तो चीन के बाद है। दूसरा नंबर अपना देश का आता है जनसंख्या की वृद्धि में, कम से कम दूसरे नंबर पे है हमारा इंडिया। उसके बाद में अगले क्वेश्चंस जो हैं 11 से लेके 22 तक, ये एक एक अंक के हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो हमें एक वाक्य या एक लाइन में देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, केरल में लिंग अनुपात कितना है? यानी कि महिला और पुरुष की जो लिंग अनुपात है वो कितना है? तो 1058 है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। भूगोल में भू क्षेत्र तथा मानव अध्ययन होता है, किसका कथन है ये? तो ये बुलरिज ईस्ट का, बुलिस तथा ईस्ट बोलते हैं तथा बुलिस ईस्ट बोल दोगे तो भी वो सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन जो है आपका, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये चारों मंडल जो हैं आपका अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो इसका पूरा जो है आधार होता है भूगोल, ठीक है, जियोग्राफी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ताप वायु क्रम हवाओं का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ऋतु विज्ञान के अंदर, यानी कि आपका जो मौसम विभाग है ना उसके अंदर इसका किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जानते हैं आप, ऊर्जा एक ही चीज़ देती है और कौन सी है? वो सूर्य है। उसके बाद में किसी भी दो स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को क्या कहते हैं? तो दाब प्रवणता उसको कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं के मृत शरीर को खाने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। तो इसको कहते हैं हम अपघटक, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका 18वां आपका, इसमें खाद्य श्रृंखला में सर्वहारी जीव जो है उसको हम किसे कहते हैं? तो वे जीव जो भोजन के लिए घास और मांस दोनों ही प्रकार के जैविक जो पदार्थों को मतलब प्रयोग में लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं?
आपको उसको कह सकते हैं हम किसी सूक्ष्म जीवों को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का चैन भी होता है, और इस चैन को अगर आपने देखा होगा तो रिसाइकलिंग में आती है। जैसे कि बकरी घास को खाती है, या फिर आप कह सकते हो घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, और फिर शेर को हम भी मार देते हैं तो हम भी खा लेते हैं। तो इस तरह से मतलब एक तरह से ये चैन बनी हुई है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी ये एग्जांपल बहुत बड़ा है, और इसी खाद्य श्रृंखला की चैन जो है ये हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपका 19वां क्वेश्चन आता है। तो भारत का मानक मानक रेखा कौन सी है? तो 82 डिग्री जो है आपका, और 30 इंच में आपका ये है देशांतर रेखा। ठीक है, ये जो मानक होते हैं ये डिग्री में और इंच में दिए जाते हैं आपको। अगर आपको इंच नहीं, फिट में, सॉरी, तो ये आपका डैश जो है फिट व्यक्त करता है, और जीरो जो है ये आपका डिग्री व्यक्त करता है। 20वां क्वेश्चन है, वह खनिज पदार्थ जिससे एल्युमिनियम बनता है उसको बॉक्साइट कहते हैं। ये बिल्कुल 100% सही है, और इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्साइट है ये केवल आपके एल्युमिनियम को बनाने के लिए ही उपयोग होता है। बॉक्साइट का बहुत ही ज़्यादा, आप जानते हैं कौन कौन से खनन जो जगह हैं अपने इंडिया में, उनको हम लोग कभी कभी प्रयोग भी करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उसको हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, आपको ही पता है, छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे अधिक घनत्व वाला नगर कौन सा है? तो वो दिल्ली है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी है दिल्ली के अंदर। ठीक है, घनत्व जन घनत्व की बात करें तो जन घनत्व, ठीक है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। उसके बाद में अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, 23वां क्वेश्चन, अवशिष्ट पर्वत को समझाना है आपको। तो अपक्षय और अपरदन विभिन्न कारक नदियाँ, पवन, हिमानी आदि धरातल पर निरंतर कार्य करते हैं। जैसे ही धरातल पर किसी पर्वत श्रेणी का उद्भव होता है तो क्रमण के कारक अपवर्तन द्वारा उसे नीचे उतारना शुरू कर देते हैं। अपवर्तन के द्वारा मुलायम शैलें कट कट कर बह जाती हैं, और तथा कठोर शैलों से बने भूभाग उच्च प्रदेशों के रूप में खड़े रह जाते हैं। इन्हें ही अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो ये है आपका आंसर इसका। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न जो है इससे पूछा गया आपसे उसी के और ऑप्शन में, तो अंतरा पर्वतीय पठार को समझाना है आपको। तो अंतरा पर्वतीय पठार क्या होते हैं इसको आपको समझाना, तो इसका आंसर यहाँ पर है। उसके आगे हम बात करें 24वें क्वेश्चन की, तो ज्वार भाटा से होने वाले 4 लाभों को लिखिए। यानी कि जो टाइड इफेक्ट है ना, उसके आपको 4 लाभ बताने हैं। तो यहाँ पे आपके सामने इसका आंसर लिखा हुआ है, और याद रखना है आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि आपको PDF का जब पासवर्ड बताऊँ तो उस पासवर्ड को नोट कर पाएँ, और पासवर्ड के थ्रू ही आप इसको, जो आपका भूगोल है, ज्योग्राफी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको डाउनलोड कर ही नहीं सकते हैं। तो पासवर्ड के लिए आपको ध्यान रखना होगा। पूरे आंसर्स आपको मिलेंगे उस PDF में जो आप डाउनलोड करेंगे, तो वीडियो आपको बार बार देखनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समताप रेखाएं किसे कहते हैं? अथवा में है इसके समताप की सामान्य ह्रास दर से क्या तात्पर्य है? तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनको देख लीजिए। मैं आपका समय वेस्ट ना करते हुए आगे क्वेश्चन में बढ़ूंगा, आराम से पॉज करके इसको पढ़ लेना। 26वां जो क्वेश्चन है, और इसके अलावा आप तो PDF डाउनलोड कर ही लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 26वां है, जीवों को प्रभावित करने वाले 4 कारक को बताना है आपको। तो 4 कोई भी कारक आप उसको बता सकते हैं। अथवा की बात करें, अम्लीय वर्षा के 2 प्रभाव आपको बताने हैं। ठीक है, 2 प्रभाव बताने हैं। इसके बाद में अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव है इसको बताने के बाद में जब हम बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, तो इसके कोई भी 2 प्रभाव आप अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से 2 प्रभाव आपको बता रहा हूँ, तो इसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दूसरा भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। 27वां जो क्वेश्चन है, इसमें भूस्खलन के 4 कारण आपको बताना है। तो यानी कि भूस्खलन क्यों होता है? तो भारी वर्षा तो है ही, भूकंप एवं ज्वालामुखी है, चक्रवात है, सुनामी लहरें हैं, और अन्य कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट है वनों के विनाश। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर इसको हम रखें तो पहले नंबर पे ही आता है वनों के विनाश के कारण। उसके बाद में तो बाकी तो आपदा जो प्राकृतिक हैं ये सब, और ये भारी वर्षा भी आप नहीं रोक सकते, ये प्राकृतिक है, प्रकृति के हिसाब से चलती है। भूकंप और ज्वालामुखी भी प्रकृति के हिसाब से चलती है। चक्रवात और सुनामी लहरें भी जो ये हैं प्रकृति के हिसाब से। लेकिन इन प्रकृति के तीनों फैक्टर को जो इफेक्ट करता है वो आपका वन का विनाश। अगर वन के विनाश को रोकेंगे तो ये भारी वर्षा, भूकंप और ज्वालामुखी और चक्रवात सारे रुक जाएंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चौथा पॉइंट है वही है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में अथवा में भू संकलन को रोकने के 4 उपाय आपको बताना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैंने जो बताया था कि चौथा जो पॉइंट है वही रोक सकता है और अदरवाइज़ कोई नहीं रोकेगा। तो कौन सा पॉइंट है वो? वन रोपण। सिंपल है, प्लांटेशन ऑफ ट्री। इसके बाद में अगर हम 28वें क्वेश्चन की बात करें, भारतीय मृदा के 4 प्रकारों का वर्णन करना है। तो भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण, जिसमें आपके बहुत सारी मिट्टियाँ आ जाती हैं, जिसमें प्रायद्वीप पठारिया मिट्टी आ जाती है, जिसमें कौन कौन सी आ जाएगी? लाल मिट्टी आ जाएगी और लेटराइट मिट्टी आ जाएगी। उसके बाद में आपकी काली मिट्टी आ जाएगी। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी मिट्टियाँ आती हैं जिनको हम ध्यान रखते हैं। उसके बाद में और भी मिट्टियाँ हैं। अगर मैदानी मिट्टियों की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और तटीय मिट्टी जो है, उसमें तटीय मिट्टी में भी आपका लवणीय और सामान्य तटीय मिट्टियाँ भी आती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम पर्वत, जहाँ पे पर्वत हैं, पहाड़ हैं ज़्यादा, जैसे कई लोगों के जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घरों के आसपास में बहुत सारे पर्वत पहाड़ हैं या फिर उस एरिया में रहते हैं, तो उस एरिया में अंतर क्षेत्रीय पोडोसोल मिट्टी या फिर बाह्य क्षेत्रीय मिट्टी मिलती है। तो इस तरह की मिट्टियाँ को आपको बताना है। उसके बाद में मृदा अपरदन के 4 कारण लिखने हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तेल जो है तेज मूसलाधार, तेल की जगह तेज मूसलाधार वर्षा जो है ये मृदा को काटती है। कृषि हेतु वनों की कटाई, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। वन तो है ना, वन या पेड़ जब भी आते हैं ना नाम में, तो सबसे पहले ऊपर इन्हीं को लिख दो। झूम कृषि तो है ही, क्योंकि हम झूम कृषि में क्या है कि अनेक वृक्षों और झाड़ियों को इसमें जला करके साफ़ करना पड़ता है। उसके अलावा औद्योगिक प्रभाव जो है वो भी, औद्योगिक का अभाव जो है ये भी है। प्रौद्योगिक अभाव क्या होता है? इसमें पहाड़ी ढलानों पर बिना विशेष सावधानियों को अपनाए जाने से जो कृषि करते हैं उससे ही दिक्कत आती है। हम नहीं देखते कि फ्यूचर क्या होगा, प्रेजेंट में हम लोग अपना काम कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर हमारे लिए विनाशकारी हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल अपना कोरोना चला था, उसके बाद में शांत हो गया था और अभी कोरोना का प्रकोप रूप आप देख रहे हैं। अभी दूसरा चरण चल रहा है और तीसरा चरण आने वाला है। मेरे पास भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, कोरोना का क्या इलाज है, कैसे कर सकते हैं कंट्रोल, क्या हम पे इम्पैक्ट करेगा, क्यों हम वैक्सीन लें, क्या ज़रूरी है वैक्सीन लेना। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ, बट समय की थोड़ी सी कमी चलते हुए इस तरह की वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और जैसे समय मिलेगा तो पूरे सॉल्यूशंस आपके लिए दे दूंगा कि इन सब चीज़ों को कैसे कैसे टॉलरेट करना है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके आपको वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो आपको वीडियो देते हैं। तो दुनिया भर की वीडियोस तो मैं भी देखता रहता हूँ और मैं एक पर्टिकुलर वीडियो पे डिपेंड नहीं रहता, और सब कुछ उसमें देखने के बाद मुझे थोड़ा सा अपना डाउट जो है क्लियर करना ज़रूरी होता है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो चलिए 29 क्वेश्चन की बात करें। भारतीय कृषि के 4 प्रकारों के नाम लिखने तथा किन्हीं 2 का वर्णन करना है। तो इसमें आपको चारों के नाम लिख देने हैं, आदि कृषि और शुष्क कृषि, जीवोपार्जक कृषि और व्यापारिक कृषि। उसके बाद में किसी 2 का आपको नाम लिख करके उसके जो है थोड़ा सा विश्लेषण बता देना, 1-2 लाइन में आप बता सकते हैं। अथवा में है मिश्रित कृषि के 4 नाम लिखने हैं। तो गेहूँ, ज्वार, उड़द एवं मूंग जो है इसके मिश्रित कृषि के नाम पूछे हैं केवल, तो नाम ही बताने हैं आपको, इसकी व्याख्या नहीं करनी। 30वां क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों का वर्णन करना है। याद रखना एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन कोई आता है आपके एग्ज़ाम में तो उसमें एक लॉन्ग टाइप और एक शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन कभी कभी देता है एग्जामिनर। आपकी बुद्धि को समझता है वो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको 70 वर्ड या 150 वर्ड लिखने हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो 40 वर्ड, 30 वर्ड या 50 वर्ड या 10 वर्ड में भी ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ोगे तो आप अच्छे से सफल भी हो पाओगे। 30वां क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों का वर्णन करना है, जिसमें रेखीय प्रतिरूप हो जाएगा, चौक पट्टी प्रतिरूप हो जाएगा, अरीय प्रतिरूप हो जाएगा, और एक और आपका प्रतिरूप आ जाएगा जिसको त्रिभुजाकार प्रतिरूप भी बोलते हैं, ट्रायंगल टाइप में, है ना। तो यहाँ पे सभी के जो है आप देख सकते हैं ये सारे टाइप्स आपको बता रखे हैं। आप डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर बल्ले बल्ले करते हुए आपको मार्क्स दे देगा। इसके बाद में दिल्ली में सघन जनसंख्या पाए जाने के 4 कारणों की समीक्षा आपको करनी है। तो सबसे पहले तो ये राजधानी और प्रशासनिक नगर है, यातायात सुविधाएं यहाँ पे ज़्यादा हैं, उपजाऊ क्षेत्र भी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक सिटी में बस गए तो आपको उपजाऊ क्षेत्र नहीं मिलेगा, और अनेक धंधे तो उद्योग को तो कम ही नहीं है। यहाँ पर तो आपको मर्सिडीज़ भी मिल जाएगी 10 लाख रुपये में, जो कि 10 करोड़ रुपये की आती है। एक बात कह रहा हूँ मैं ऐसे ही, मतलब एक सिंपल, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं विज़िट कर चुका हूँ और मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज़ों को। तो ये तो एक जनरल सा जीके नॉलेज वाली बात हो गई। यहाँ पे वो चीज़ मिलती है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ इतने में सस्ते मिल जाएगा। आप शायद ख्वाब देखते होंगे कि आपको आईफोन चाहिए, एक्चुअली आईफोन
आप लोगे तो एंड्रॉयड सिस्टम पे काम नहीं करता, उसका iOS अपना खुद का है, तो वो उसी सॉफ्टवेयर पे काम करता है। उसका प्ले स्टोर भी अलग है, जो कि गूगल का प्ले स्टोर आप जो यूज़ करते हैं, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे, तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर उस पे काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड क्लास माना जाता है और उसको आप यहाँ पे 10,000 रुपये में खरीद सकते हैं। अच्छे से अच्छा ब्रांडेड फ़ोन। और जनरली मैं बस केवल आपको गाइड करने के बता रहा हूँ। दिल्ली मतलब बहुत बड़ा एक मार्केट है, मुंबई से बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें, मुंबई वैसे बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है मुंबई में। मुंबई के कंपैरिजन में अगर दिल्ली करें तो दिल्ली डुप्लीकेट मार्केट में बादशाह है। हर चीज़ मिलेगी आपको डुप्लीकेट में। आप चाहे पंखा खरीदें, चाहे फ्रिज करें, चाहे एसी खरीदें, या फिर आप कुछ भी अपने आइटम्स जो भी आपके नीड की आइटम्स है वो डुप्लीकेट में मिलेंगी। सेम ब्रांडेड चीज़ लगेगी और आपको चीपेस्ट मतलब चीपेस्ट यूँ कह सकते हैं आप 100 रुपये में। जो अभी हेडफ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं तो सपोज़ करिए आप हेडफ़ोन मार्केट से 80 रुपये में या फिर 150 रुपये में, 200 रुपये में खरीदते होंगे, और वो हेडफ़ोन आप अगर दिल्ली से खरीदते हैं तो आपको 20 रुपये में, 30 रुपये में से ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना चीपेस्ट है। वही सेम चीज़ जो आप वहाँ खरीदते हैं अपने घर पे, वही चीज़ आप दिल्ली से खरीदेंगे, सेम चीज़ मिलेगी, क्योंकि दिल्ली भी वहीं तक सप्लाई करता है जहाँ पे आप खरीदते हैं। फ़र्क बहुत है। आगे 31 क्वेश्चन की बात करें, राजिम को भारत का 5वां धाम क्यों कहा जाता है? 4 कारण आपको बताने हैं। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर से जो है ये थोड़ी सी दूरी पे है, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको अपने तथ्य जो है लिखने पड़ेंगे। और सिरपुर को छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम समृद्धि की नगरी क्यों कहा जाता है? ये भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा गया तो वो तो बताना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 32वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें नदी अपर्दन से बनने वाली 6 आकृतियों के जो आपको वर्णन करने हैं। तो इसमें वी आकार बन जाता है, महाखंड, गार्ज बोलते हैं, कैनेनियन बोलते हैं, ये सब चीज़ें बनती हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। इसके आगे क्षिप्रिक्रियाएँ बनती हैं, उसके बाद जल कर्तिका बनती है। ये सारी चीज़ें हैं ना जो बनती रहती है। जल प्रताप तो बनता ही है, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये हमेशा बनता है चाहे कहीं भी बने। उसके अलावा नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित आकृतियों का वर्णन करना है, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सही है। जालोट पंख बनता है और गोखुर झील बनती है, बाढ़ के मैदान बनते हैं, तो तीनों चीज़ें बन जाती हैं। 33वां जो क्वेश्चन है इसमें वायुमंडल के परतों का सचित्र वर्णन करना है, जिसमें आपका सबसे पहले क्षोभ मंडल आ जाएगा, जिसमें 33 नंबर क्वेश्चन है। और इसका डायग्राम आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इसमें आपकी जो चीज़ें हैं इनमें ये डायग्राम आप ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और सब कुछ आप समझ पाएँ आसानी से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बना देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके अलावा आप जो चीज़ें उनमें पूछी गई हैं उनके बारे में ज़रूर लिखें, जैसे सप्तम मंडल या फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इन सभी के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि कौन सी कितनी दूरी पे होता है। इसके अलावा फिर अथवा में जो है वायु दाब पेटियों का सचित्र वर्णन करना है, जिसमें भूमध्य रेखीय वायु दाब पेटी आती है, उष्ण कोटि वायु दाब पेटी आ जाती है, तो उसको आपको ज़रूर बताना है। उसके अलावा आपको जो है ये कोटियों के जो विवरण है डायग्रामेटिकली वो देने हैं। इसके और भी प्रकार जो है उनको बताना है, जैसे कि आपका तीसरा और चौथा यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से आपको सब कुछ बताना है, कंप्लीट आपको गाइड करना है एग्जामिनर को, ताकि आपको पूरे मार्क्स देंगे। भारत के मानचित्र में आपको चिल्का झील, दिल्ली, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, महानदी और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए मैं आपको सही से बताऊं तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा रिपीट होती रहती हैं। तो सबसे पहले दिल्ली तो मुझे पता है, आपको ही पता होना चाहिए। दिल्ली सीट्स पे होता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भाई साहब, ये तो बिल्कुल ऐसी जगह पे है जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता। ये तो पूरा का पूरा कौन सा है, चाइना एरिया आ गया, चाइना एंड नेपाल एरिया है ना। उसके अलावा जो आपका चिल्का झील है वो यहाँ पे आ गया, और बंगाल की खाड़ी तो ये है ही। आप सारे के सारे यहाँ पे दर्शा सकते हैं। लक्षद्वीप यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अथवा में जो आया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ताप्ती नदी, और उसके अलावा गेहूँ उत्पादक क्षेत्र, मालवा का पठार और कोराकोरम पर्वत, अरब सागर, सारे देखे हुए हैं मेरे और सारे जाने हुए हैं। तो ये आ रहा कोराकोरम पर्वत सबसे ऊपर, आप बीच में चोटी में दिखा सकते हैं गेहूँ उत्पादक क्षेत्र जो है दिल्ली से जस्ट ऊपर। मालवा का पठार जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो कि राजस्थान में आ जाएगा आपका। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें दूसरी दिशा में, तो रायपुर को तो आपको ध्यान रखना ही है। ताप्ती नदी यहाँ पे आ जाएगा आपके जो है
गुजरात के आसपास में आप दिखा सकते हैं इसको। अरब सागर तो साइड में होता ही है, लक्षद्वीप नीचे हो जाएगा, तो इसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। खनिज संसाधन संरक्षण के उपाय आपको बताने हैं, जिसमें मितव्ययतापूर्ण उपयोग जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, जो है हम नहीं करते हैं, बाकी हमें करना चाहिए। उसके बाद में विकल्प शोध जो प्रोत्साहन है वो बनाना चाहिए। नई तकनीक के उपयोग जो है हम नहीं करते हैं, वो उसको भी करना चाहिए। नवीन क्षेत्रों की खोज जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई चीज़ कम पड़े तो उसको निर्यात पर नियंत्रण और जन जागृति, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस अथवा के पार्ट में आ जाए तो भारत में प्रमुख 4 खनिजों का वर्णन आपको करना है। कोई भी आप वर्णन कर सकते हैं, लोहा, कोयला, मैंगनीज, अभ्रक, ये चारों का कुछ भी बता सकते हैं। जो भी इसके उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ पे ये होते हैं, ये चीज़ सब चीज़ बता सकते हैं। पासवर्ड आपको नोट जरूर करना है ज्योग्राफी का, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये है आपका 36 नंबर। सड़क मार्ग को प्रभावित करने वाले 6 कारकों को आपको बताना है। तो 6 कारक आपका क्या क्या हो जाएंगे? धरातलीय संरचना हो जाए, और जलवायु हो जाए, और जनसंख्या हो गया, आर्थिक विकास, सुरक्षा, राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर इनको इफेक्ट करती हैं। और जो पासवर्ड आपको ज्योग्राफी का नोट करना है 567 567 567, ये है इसका पासवर्ड। दोबारा लिखा 567, फिर से 567 और फिर से 567। ये आपको अपने पासवर्ड में जब भी मांगेगा ये डाल दोगे तो आपका पासवर्ड से ये PDF खुल जाएगी और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अथवा हमारे पास संचार के प्रमुख 6 साधनों के वर्णन करने हैं। तो इसमें डाक हो गया, डाक से संचार होता है, तार होता है, समाचार पत्र होता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना ऊपर की, ये लुप्त हो चुकी हैं, इनको कोई यूज़ नहीं करता आज की डेट में। अब आ जाता है चौथा क्वेश्चन, चौथा पार्ट जो इंटरनेट सेवा, ये सब जानते हैं। टेलीफोन, आज तो मोबाइल ज़माना हो गया। टेलेक्स, इसको भी लोगों ने छोड़ दिया है। इसकी जगह पे अब क्या होता है, आपका सिंपल वो होता है, क्या कहते हैं, स्कैन करो और मेल करो, ईमेल फैसिलिटी आ गई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के 6 कारण, ये तो क्वेश्चन अब कई सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ऐसा स्पेशल नहीं है कि आपके इसी सब्जेक्ट में पूछा गया। हर सब्जेक्ट आप देखोगे तो जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कैसे करते हैं और बढ़ते कैसे हैं, उपाय क्या है, संरक्षण क्या है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, जीवन प्रत्याशा है, बाल विवाह है, विवाह एवं संतानुपत्ति की अनिवार्यता, ये सब चीज़ें जो है इफेक्ट करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अथवा में। तो जनसंख्या की धार्मिक संरचना के आधार पर भारत के प्रमुख 6 धर्मों का वर्णन करना है। ये थोड़ा सा न्यूअली क्वेश्चन है। भारत के प्रमुख धर्म में हिंदू आ जाता है, इस्लाम आ जाता है, ईसाई आ जाता है, सिख है, बौद्ध है, जैन है। और भाई साहब अगर आप और लिखना चाहो तो कमी नहीं पड़ेगी, आपको पता ही है, आपको भारत में धर्मों का कोई है कमी नहीं है, सारे धर्म निवास करते हैं, आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है 38वां का, पर्यटन स्थल को वर्गीकरण कर कोई एक पर्यटन स्थल का वर्णन कीजिए। ये आपके ऊपर छोड़ दिया है, तो आप कोई भी पहले तो पर्यटन स्थल जो है पहाड़ी और पर्वत स्थल जो होते हैं, उसके अलावा आपके और भी बहुत सारे हैं, जैसे पुलियन पर्यटन स्थल होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, और वन पर्यटन स्थल होते हैं, पैदल भ्रमण, पर्वतारोहण, शीतकालीन पर्यटन, बहुत सारे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और कोई भी आपको जो भी आपको मन से याद हो या मन से आप कभी गए हों, तो उसके बारे में आप पूरा का पूरा यहाँ पे ब्यौरा दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके बुक में हो, और आपको पूरे के पूरे जो है आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। आगे की बात करें अथवा क्वेश्चन में, तो भौमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है? खजुराहो का मंदिर जो राजस्थान में, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी है, तो भौमदेव को क्यों कहा जाता है, तो इसकी सारा विश्लेषण यहाँ पे दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और बाकी जितनी भी एजुकेशनल वीडियो और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो डाली जा रही हैं। जैसा मैंने बताया आपको, प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। कोई भी दिक्कत आए कमेंट करिए, और आपके सपोर्ट में हमेशा हर साल हम लगे रहते हैं, और हमेशा हमारी वीडियोस जो आपके काम की रहती हैं। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं उन सभी को फ़ायदा हुआ है, और बने रहिए आप इस चैनल के साथ में, ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके। कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वो पॉसिबल है, हमारे लिए सॉल्वेबल है, तो हम आपको सॉल्यूशन उसका ज़रूर देंगे, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज तक इस चैनल पे 99% कमेंट्स के रिप्लाई किए जाते हैं, चाहे वो लाइक के थ्रू किए जाएं, या फिर आपके हार्ट के थ्रू किए जाएं, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है, और हमारा रिप्लाई उसी के अकॉर्डिंग जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए इस चैनल के साथ में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी।